नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा दी की जाती है। आज की कक्षा का जो विषय वस्तु है, यहाँ पर देखा जाए लिखा गया है कि कुंडली का फलादेश कैसे करें। हम लोग प्रतिदिन तो यही सीखते हैं कि कुंडली का फलादेश कैसे करें। टॉपिक अलग अलग दे देते हैं, लेकिन मूल भाव एक ही रहता है, कुंडली का फलादेश कैसे करें। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते थे, स्क्रीन पर देख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, किसी भी भाव का फलादेश करना हो, किसी भी भाव का फलादेश करना हो तो क्या नियम बनाते हैं। प्रश्न आप ही लोग बोले कि किस भाव से संबंधित हम लोग, या कोई प्रश्न बोले, उसी प्रश्न को इस कुंडली पर हम लोग अप्लाई करके और गुरुजी शिक्षा के संबंध में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षा के लिए हम लोग पंचम भाव को देखेंगे, देखते हैं। वैसे विद्या के लिए प्रमुख रूप से दूसरा भाव होता है, विद्या की निपुणता। परंतु शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा हो या बुद्धि की शार्पनेस हो या बुद्धिमता हो, वह पंचम भाव है। क्योंकि दूसरा भाव विद्या है, तो विद्या के सुख भाव यह हो जाता है, और विद्या का सुख क्या है, बुद्धिमता ही तो है, बुद्धिमता है, तो पंचम भाव हो गया। अब भाव क्या दर्शाता है, भाव क्या दर्शाता है, साथ ही भावत भावों को भी ले लेंगे। जिस भाव का फलादेश करना हो उस भाव का भावत भाव अवश्य देखेंगे। तो भाव क्या है, तो भाव में यहाँ पर अपने नीच राशि के राहु देव हैं, अपने नीच राशि के राहु देव हैं। 8 नंबर की राशि राहु देव की नीच राशि मानी गई है। 8 भी एवं 9 भी, किसी किसी पुस्तकों में 8, किसी पुस्तकों में 9 बतलाया गया है। और राहु देव की जो नीच राशि होती है, वहीं केतु देव की उच्च राशि होती है। तो भाव में नीच के ग्रह हैं, लेकिन राहु देव बकरी चलते हैं। बकरी ग्रहों के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि बकरी ग्रह यदि नीच हो तो उच्च के जैसे फल देते हैं। बकरी ग्रह बलवान भी होते हैं। उसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं इसको भी देखा जाए, तो यहाँ पे राहु देव बैठे हुए हैं। राहु देव खोजी स्वभाव के होते हैं, यानी कि अन्वेषक टाइप के होते हैं। केतु देव तो और ज्यादा अन्वेषक होते हैं, यहाँ तक जाने वाले हैं। और राहु देव आकस्मिकता के भी कारक हैं। जो ग्रह बैठा हुआ है वह मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, इसको भी देखना चाहिए। अब राहु देव मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, मंगल राहु को शत्रु मानता है, गड़बड़ हो गया। भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों को भी लेते हैं, तो भाव पर किसी भी शुभ ग्रह का या भावेश की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। हाँ, केतु की दृष्टि है, तो जहाँ राहु होते हैं तो केतु से दृष्ट होते हैं, केतु होते हैं तो राहु से दृष्ट होते हैं। इसको हम लोग एक ही कह लेते हैं कि राहु केतु के एक्सिस में पंचम भाव है। चलिए, इसके बाद में भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों को भी लेंगे, तो ले लिया गया। साथ में शनि देव की दृष्टि, और शनि देव की भी दृष्टि है जो शत्रुवत है। भाव के स्वामी शनि देव की दृष्टि शत्रुवत है, और भाव का स्वामी कहाँ है, तो क्या भाव का स्वामी लग्न से सुस्थान पर है। अगर लग्न से बुरे भाव में हो, यानी कि कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होता है, तो अच्छा फल नहीं होता। आज की ही कक्षा में जब शुरू हुआ था तो एक सदस्य यहाँ संतोष जी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि गुरुदेव आप एक कक्षा जो है पढ़ाए थे और उसमें 30 मिनट की वीडियो थी, और उस वीडियो को हमने आज लिखना शुरू किया है, नोट्स बनाना शुरू किया है, तो 15 पन्ने हो गए हैं। वीडियो रोक रोक कर हम लिखते जा रहे थे, लेकिन अभी आधे वीडियो ही लिख पाए हूँ, आधा वैसे रह गया। यह प्रदेश की कक्षा है, हम लोग पुरानी बातों को ताजा करते हैं।
बेसिक की बातें तो सदैव होती ही रहती है। तो हम लोगों ने यह देख लिया, साथ में भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों में शनि की शत्रुवत दृष्टि है, राहु देव यहाँ पर शत्रु राशि में हो गए, गड़बड़ हो गया। साथ ही यह भी देखा जाता है कि क्या भाव का स्वामी लग्न से सुस्थान पर है, तो यह लग्न से 8वें भाव में है भाव के स्वामी। यदि कोई भी ग्रह 6ठे 8वें 12वें होता है तो वह लग्न के लिए अच्छा फल नहीं देता। यानी कि बुद्धि ग्रहण करने की क्षमता तो एक शनि के द्वारा शत्रुवत दृष्टि के कारण खराब हो गया, राहु भ्रमित कर रहा है, दूसरा भाव का स्वामी भी लग्न से 8वां हो गया, इसलिए दूरी हो गई। इसके बाद में यह भी देखना जाता है कि भाव का स्वामी कहाँ है, स्वामी किस राशि में है। तो स्वामी की भी स्थिति देख लेनी चाहिए। तो स्वामी कहाँ है, तो मंगल शनि की राशि में है। शनि मंगल को शत्रु मानते हैं और तत्कालिक शत्रुता भी है। स्वामी पर पड़ने वाली दृष्टियों को भी हम सभी देखते हैं कि स्वामी की दृष्टि कैसी है। स्वामी पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या, तो स्वामी पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, कुछ बल मिल रहा है, कुछ बल मिल रहा है। स्वामी की युति किससे है, शुभ ग्रह से है कि अशुभ ग्रह से है, तो यहाँ पर स्वामी की युति जो है वह शत्रु ग्रह से भी है एवं स्थिति के आधार पर सूर्य से भी युत है। स्थिति के आधार पर सूर्य से युत है, प्रथम दृष्टिया तो सूर्य के साथ में जो भी ग्रह होता है वह उतने अच्छे फल नहीं देता। हाँ, अस्त दोष भी देखा जाता है। तो मंगल का अंशात्मक मान 7 है, सूर्य का 24 है, तो 24 में से 7 कम कर देंगे तो 16 अंश हुआ। तो यह उतने अस्त नहीं कहे जाएंगे, लेकिन साधारणतया यह नियम है कि कोई भी ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर पर होता है उतना ज्यादा फल देता है, थोड़ा कम दूरी रहता है तो थोड़ा कम फल देता है। तो इस प्रकार से मंगल कमजोर भी है। क्या जो भाव के स्वामी हैं उनका कारकत्व प्रश्न के आलोक में है या नहीं है, यह भी देखा जाता है। अभी जो प्रश्न है विवेकशीलता का है, और प्रश्न और भाव के स्वामी जो हैं उनसे विपरीत हैं। विवेकशीलता इन्हें विवेकशीलता का ज्ञान कहाँ से मिलता है, बुध या गुरु से मिलता है, शुक्र से भी मिलता है, लेकिन यह उसमें तेजी लाते हैं, प्रखरता लाते हैं, लेकिन बुद्धि के प्रदाता भी तो नहीं है। अगर बुद्धि के प्रदाता ग्रह ही या जो प्रश्न है उससे संबंधित कारकत्व वाले अगर भावेश होते हैं तो थोड़े अच्छे फल हो जाता है। क्या संबंधित भाव के स्वामी अपने मित्र राशि में है, उच्च नीच राशि में है, इसका भी देखा जाए तो यहाँ पर यह शत्रु राशि में भी है। ग्रह उच्च नीच अस्त इत्यादि देखा जाना चाहिए, ग्रह के बलों को भी देखा जाए, यानी कि भावेश के बलों को भी देखा जाना चाहिए। इसके बाद में और भी ढेर सारी बातें होती है जो हम सबों को समझना चाहिए। जो प्रश्न है, प्रश्न से संबंधित, जैसा कि इन्होंने कहा विवेकशीलता, तो प्रश्न से संबंधित वर्ग कुंडलियों को भी देखनी चाहिए कि उसमें भावेश की स्थिति कैसी है। जैसे यहाँ पर मंगल देव है, यदि D24 कुंडली में भाव के स्वामी यानी कि भावेश की स्थिति अच्छी है या नहीं है, यानी कि अपने मित्र राशि स्वराशि में है तो बुरे भाव में भी बैठने पर या शत्रु राशि में भी लग्न कुंडली में दिख रहे हैं, परंतु यह वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता वर्ग कुंडलियों की राशियों की बात होती है। तो अभी तक के अवलोकन के आधार पर यह पता चला कि भाव में राहु का होना, राहु पर शनि की दृष्टि पड़ना,
वो भी शनि का दृष्टि वृश्चिक राशि पर भी शत्रुवत हो जाना एवं राहु से मित्रता होना, राहु पर मित्रवत दृष्टि और वृश्चिक राशि पर शत्रुवत दृष्टि। तो राशियां जो होती है वह माहौल होता है, माहौल ही गड़बड़ हो गया। भाव के स्वामी का लग्न से 8वें भाव में होना एवं शत्रु ग्रहों से युक्त होना, अस्त के करीब में होना, भाव पर किसी भी शुभ ग्रह का न होना, यह विवेकशीलता की हानि को दर्शाता है। विवेकशीलता की हानि को दर्शाता है। इसके बाद में हम लोगों को अन्य भी, जैसे कि भावत भावम का सिद्धांत कहा गया, भावत भावम के सिद्धांत पर भी चर्चा अवश्य करनी चाहिए। अगर पंचम भाव का विचार है तो पंचम से पंचम को भी देखेंगे, तो पंचम से पंचम भाव में शुक्रदेव प्रथम दृष्टिया उच्च के हैं, इसलिए बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, कुछ तो सहयोग मिलना चाहिए। परंतु यही शुक्रदेव प्रथम दृष्टिया यहाँ उच्च के दिख रहे हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में नीच के हो गए, नवमांश कुंडली में नीच के हो गए। अब यहाँ पर आप सबों को एक प्रश्न आएगा कि यहाँ पर शुक्रदेव नीच राशि के हो गए तो साथ में बुध है, नीच भंग हो गया। नहीं हुआ नीच भंग, यह नवमांश में नीच भंग हुआ, नवमांश कुंडली के लिए नीच भंग हुआ। यदि बात सहयोग की हो, बात जीवन साथी की हो, तो विवाह होने के बाद में यह योग नीच भंग योग प्रभावी हो जाएगा। इस बात का मतलब नहीं समझ में आया। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर 6 नंबर की राशि है, तो यह नवमांश कुंडली में शुक्रदेव नीच के हो गए। अगर अब साथ में बुधदेव हैं तो आप सभी समझेंगे कि जिस भाव में कोई ग्रह नीच का होता है उसका स्वामी या उस राशि में यदि उच्च का होने वाला ग्रह साथ में होता है तो नीच भंग हो जाता है। हाँ, यह बातें सत्य है। यह नियम लग्न कुंडली पर लागू होती है, वर्ग कुंडलियों पर नहीं। वर्ग कुंडलियों पर भी यह नियम लागू होती है कब? जब वर्ग, जिस वर्ग कुंडली का विचार किया जाए और उस वर्ग कुंडली से संबंधित प्रश्न हो तो। अगर यही दाम्पत्य जीवन का प्रश्न रहता, नवमांश कुंडली से पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है ना जी जी गुरु जी। तो जी सर। जीवन के उस क्षेत्र का यदि विचार किया जाता तो शुक्र का नीच भंग यहाँ पर अच्छा माना जाता। हाँ, यहाँ पर शुक्रदेव नीच के हैं, परंतु अंशात्मक मान से 7 डिग्री 7 डिग्री वृद्ध है गुरु जी। हाँ जी, वृद्ध है, वृद्ध अवस्था में है, कम अंशात्मक मान। हाँ, तो यह सम राशि में है, कम राशि में है तो क्या कहते हैं वृद्धावस्था मृत्यु में है। नहीं है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। यदि दाम्पत्य जीवन की ही बात होगी तो जिसके शुक्र वृद्धावस्था के होते हैं उन्हें संतान नहीं होती, ऐसी बात नहीं देखने को नहीं मिलता है। आप लोगों ने भी काफी कुंडलियां देखी होगी, तो जी। क्या वृद्धावस्था के देव बृहस्पति देव होते हैं तो संतान में समस्याएं होती है? नहीं होती गुरु जी। चलिए, इसके बाद में यह भावत भावम के भी सिद्धांत थोड़ा नहीं बैठा, इसलिए यह उतने अच्छे बात नहीं हो पाई। अब हम लोग चलते हैं, उससे आगे की बात करते हैं। जब भी हम लोग फलादेश करें तो केंद्राधिपति दोष के बारे में जरूर समझे। यह विषय वस्तु हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। गुरुजी बताया, परिचय हुआ था। परिचय हुआ था इसका। पिछले कक्षा में हुआ था ना जी। चलिए, तो इससे आगे चलते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ टॉपिक लिखा है,
तो वहीं जब केंद्राधिपति दोष टॉपिक जब आया तो हमें याद आया कि नहीं, यह चर्चा तो पूर्व की कक्षा में हो चुका है। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न था कि वर्ग कुंडलियों में भी केंद्राधिपति दोष देखा जाता है? हाँ, तो सिर्फ उसी क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र का वह वर्ग कुंडली है। ओके गुरुजी। अगर लग्न कुंडली में है तो जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए, और वर्ग कुंडली में जो योग बन रहे हैं वह सिर्फ उसी वर्ग कुंडली पर लागू होगी या उसी क्षेत्र पर लागू होगी जिस क्षेत्र का वह वर्ग कुंडली है, सभी जीवन पर नहीं। तो ग्रह बाधक ग्रहों पर भी चर्चा हुआ होगा। बात के पहले हुआ था गुरुजी, पहले क्लास में चर्चा हुआ था कभी पहले। एक बार हुआ था गुरुदेव। आज से कितना दिन पहले? बहुत गुरुजी दिन हो गया मेरे कल कुछ 6-7 महीने हो गए क्लास को, फिर बात कर। ये तो हम लोग इस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो केंद्राधिपत्य दोष क्या होता है? यदि कोई शुभ ग्रह केंद्र भाव का स्वामी होता है और लग्नेश नहीं होता, शॉर्ट कोट में समझे, जो ग्रह केंद्र भाव का भी स्वामी हो और लग्नेश नहीं हो उसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 9 नंबर की राशि यहाँ तो 12 है, यहाँ दोनों बुध देव की राशि, देव गुरु बृहस्पति की राशि केंद्र में ही हो जाती है, तो सबसे अधिक केंद्राधिपत्य दोष देव गुरु बृहस्पति को लगता है, और सबसे बड़े शुभ ग्रह भी है। शुक्रदेव की एक राशि केंद्र में होती है तो दूसरी राशि केंद्र से बाहर होती है, इसलिए बृहस्पति से कम शुक्र को केंद्राधिपत्य दोष लगता है। शुक्र से कम चंद्रमा एवं बुध को लगता है, चंद्रमा एवं बुध को उनसे कम लगता है। लेकिन चंद्रमा के केंद्राधिपत्य दोष के बारे में समझ लिया जाए। यहाँ पर चंद्रमा खैर क्या है, लग्नेश है, इसलिए केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगे। अगर चंद्रमा कर्क राशि का होता, कर्क राशि यदि यहाँ पर होता, कर्क राशि यदि यहाँ पर हो जाता 10वें भाव में, और सूर्य यही है, चंद्रमा यही है, तो क्या चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष लगता कि नहीं लगता? बहुत कम लगता है गुरुजी। ठीक है, 1% ही लगे, लगता या नहीं? अगर 4 नंबर की राशि 10वें भाव में हो, 7वें भाव में हो या 4थे भाव में हो तो केंद्राधिपत्य दोष चंद्रमा को लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा गुरुजी, लगेगा गुरुजी, लगेगा गुरुजी। चलिए, यहाँ पर 4 नंबर की राशि हुई, केंद्राधिपत्य दोष लग गया। अब यह केंद्राधिपत्य दोष यदि कुंडली यही हो, ग्रहों की स्थितियां यही हो, ग्रहों की स्थितियां यही हो, सूर्य देव यहीं पे हो, चंद्रमा यहीं पे हो, तो यह केंद्राधिपत्य दोष अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मेरे हिसाब से गुरुजी ये तो अच्छा ही हुआ। हाँ जी, बड़ी उत्तम बात आपने कही, क्योंकि सूर्य से ठीक बगल में, सूर्य से जब 72 अंशों के भीतर में चंद्रमा होते हैं तो क्षीण चंद्रमा कहा जाता है या पापी चंद्रमा कहा जाता है। तो जब चंद्रमा क्षीण हो और केंद्राधिपत्य दोष में हो तो वह क्षीण चंद्रमा का समाप्ति, क्षीण दोष की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि उनमें शुभता आ जाती है। अगर चंद्रमा शुभ हो, सूर्य से 72 अंशों से अधिक दूरी पर हो, और यदि राशि इनकी इन 3 भावों में पड़ रही है तो केंद्राधिपत्य दोष हो जाता है और शुभता कम जाती है, घट जाती है, घट जाती है। हम जो कहना चाह रहे थे, शायद आप लोग हमारी बातों को समझ गए। अब इसके बाद में बाधक ग्रहों पर चर्चा कर लेते हैं। बाधक ग्रहों के बारे में आप सभी जानते हैं कि यदि चर लग्न की कुंडली, जैसे कि यह चर लग्न का कुंडली है, तो शुक्र देव 11वें भाव के स्वामी, यदि चर लग्न की कुंडली हो तो 11वें भाव के स्वामी बाधकेश होते हैं। यदि चर के बाद में स्थिर हो लग्न हो, चर का मतलब 1, 4, 7, 10 हो, तो 11वें भाव के स्वामी बाधकेश होते हैं। यदि लग्न में स्थिर राशि हो, यानी कि 2, 5, 8 या 11 हो, तो 9वें भाव के स्वामी बाधकेश हो जाते हैं, बाधक हो जाते हैं। यदि लग्न में 3, 6, 9 या 12 नंबर
नंबर। तो 7वें भाव के स्वामी बाधकेश के काम करते हैं, परंतु कभी कभी ये बाधक केस का मतलब क्या है? यह कार्यों में बाधा डालना, अवरोध डालना या हानि देना, इनका काम है। परंतु बाधकेश बाधक का काम तभी करता है जब यह किसी अशुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो जाए तो यह बाधा देता है, अन्यथा नहीं देता। नहीं तो स्थिर लग्न के कुंडली वाले का भाग्य ही साथ नहीं देगा, चर लग्न वाले के व्यक्ति को आय ही नहीं होगी, या द्विस्वभाव लग्न वाले का व्यवसाय ही नहीं चलेगा। ऐसी तो बातें नहीं है, द्विस्वभाव लग्न वाले भी व्यवसाय करते हैं, उनके भी दाम्पत्य जीवन समरसता पूर्वक बीतता है। स्थिर राशि वाले का भी भाग्य साथ देता है, चर लग्न वाले का भी आय के स्रोत अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। हालांकि एक बात और है, यदि बाधकेश, यह सूत्र आप लोग नोट करें कि यदि बाधक भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें, 5वें या 9वें भाव में हो तो गुरुजी प्लीज रिपीट कर दीजिए। हमने लिखा है कि यदि बाधकेश उपचय या त्रिकोण भाव में हो तो बाधा नहीं पहुंचाते, प्रभावहीन रहता है। यदि बाधकेश, स्पष्ट हो गया, नोट कर लिए जी। यदि बाधकेश आप लोग देखेंगे, यदि आपके बाधक भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है, यदि बाधकेश 12वें भाव में होता है तो शुभ फल देता है। क्या यहाँ पे जितने भी व्यक्ति शामिल हैं कक्षा में, किसी का बाधकेश क्या 12वें भाव में है? जी गुरुजी मेरा है। तो अब कौन से ग्रह हैं बाधकेश? शुक्र है गुरुजी, धनु लग्न। जो भी हो ठीक है, शुक्रदेव हो गए। शुक्र की दशा आपके लिए उतनी नुकसानदायक नहीं होती, जैसा कि बाधकेश है, समस्या देने वाला हुआ। तो जब भी आपके जीवन में शुक्र की दशा चली है तो जो 12वें भाव का गुणधर्म है कि आप फिजूल खर्ची या जो भी समस्या है वह उतनी देखने को नहीं मिली। गुरुजी धनु लगन में बुध होंगे? बुध होना चाहिए, राइट। एक मिनट मोहित जी बोले। नहीं, मैं 7th लॉर्ड ही आके 12th हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ रह रहा हूँ। बात के जो है मरकरी है, जो बुध है वो 12th हाउस तो में। फिर मरकरी बुध है, ठीक है, मरकरी बुध है तो बुध की दशाएं आपकी नुकसानदायक नहीं गई, नहीं जाएगी, ऐसा सूत्र कहता है। तो क्या यह आपके जीवन पर अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है? अभी मरकरी की दशा आएगी, अभी मंगल की दशा चल रही है। चलिए, और भी छवि जी शायद बोल रही थी, कुछ बोलिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती थी कि धनु लगन के लिए बुध बाधकेश होंगे ना? हाँ जी, तो उन्होंने कहा है ना कि बाद में कि शुक्र के साथ में बुध है। जी जी। तो मैंने ये कहा, पूछा है कि जब बुध की दशाएं अगर चल रही है या चली थी तो बुरे फल, यानी कि बाधा जो पहुंचनी चाहिए, सब कार्यों में रुकावट होनी चाहिए, नए काम का शुभारंभ नहीं होनी चाहिए, आपने जो सोचा उसमें बार बार खराबा होनी चाहिए, लेकिन तरह तरह की नुकसान,
बाधकेश का मतलब होता है कि हर प्रकार के कार्यों में समस्याएं। तो क्या समस्याएं हुई थी बुध की दशा में या नहीं, यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं या हमने कहीं से प्राप्त, हमें कहीं से शिक्षा मिली जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, तो कक्षा में तो उसकी सत्यापन होनी चाहिए ना आईना में, हम वो कह रहे थे। गुरुजी बुध की दशा ही नहीं मिली अभी, अभी जो है मंगल की दशा चल रही है। अंतरदशा की मैं बात कर रहा हूँ। अंतरदशा इस वक्त चल रही है मंगल में बुध की। अच्छा, तो अभी बुध क्या है, बुध ज्योतिष के भी कारक हैं, बुध ज्योतिष के भी कारक हैं, अपना फल तो दे ही रहे हैं ना। बुध सीखने के भी कारक हैं, सीखने के लिए प्रेरित तो कर रहे हैं ना। जी गुरुजी। अब कोई भी एक भी इस ग्रह 9 ही है और सभी ग्रहों के अलग अलग कारकत्व हैं, एक ग्रह के कई कई कारकत्व हैं, तो सभी कारकत्वों के सहारे आपको अच्छे फल मिल जाए यह संभव नहीं है। कोई अच्छा फल मिल सकता है, उनके कारकत्वों में कोई अच्छा भी फल मिल सकता है, कोई बुरा भी मिल सकता है। अब किसी कुंडली में, किसी वर कुंडली में बुध देव की खराब स्थिति होगी तो उस क्षेत्र से संबंधित बुध का जो कारकत्व है वह अच्छा फल नहीं देगा, वह तो अलग वस्तु हो गई। ये जो कहेंगे कि बाधकेश है इसलिए नुकसानदायक है, नहीं, वह फिर सामान्य फल देने लगे, अच्छा फल देने लगे। और जिस कुंडली में अगर बुधदेव खराब ही स्थिति में हो जाए, बर कुंडलियों में 6, 8, 12 में बैठ जाए, बर कुंडलियों में अपने नीच राशि में चले जाएंगे, तो उस जीवन के उस क्षेत्र में तो नुकसान वाली स्थिति देखने को मिल ही सकती है। क्या जयप्रकाश जी, हमने जो कहा शायद आप समझ पा रहे होंगे। जी आप सही कह रहे हैं गुरुजी। गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न यहाँ आता है साथ में कि जैसे बाधकेश के ऊपर अगर मान लीजिए राहु या केतु की दृष्टि, तो क्या उसको ग्रहण योग मान के चलें या उसको मतलब सिंपल लेके चलें? नहीं, देखिए राहु की दृष्टि से ग्रहण योग नहीं बनता। अच्छा, नहीं जैसे अगर उनका अंशात्मक मान जैसे नजदीक हो, अगर दोनों का बाधकेश का और राहु का या केतु का अंशात्मक नजदीक में हो। प्रश्न उत्तम है, प्रश्न उत्तम है। आपके प्रश्न के 2 प्रकार से उत्तर हैं। कहने का मतलब यह है कि अब इसी कुंडली में मान ले, रुकिए 1 मिनट, इसी कुंडली को ले ले, शुक्र पर राहु की दृष्टि है जी, रुकिए जरा बोर्ड पर साफ करना दीजिए। अब राहु की शुक्र पर दृष्टि है जी, यह ग्रहण दोष नहीं हुआ। अच्छा, एक ग्रहण दोष तब होता है, ग्रहण का मतलब, ग्रहण दोष का मतलब हुआ कि जैसे सूर्य के साथ में युति हो गई, गुरुदेव के साथ में युति हो गया, पुस्तकों में ऐसी ही बातें बतलाई गई है, तो वह ग्रहण दोष बना। अलग अलग ग्रहों के साथ में युत होने पर अलग अलग प्रकार के नाम बतलाए गए हैं, जैसे जी, हाँ जी। तो अब अगर यहीं पे शुक्रदेव होते और राहु का अंशात्मक मान 3 है, शुक्र का अंशात्मक मान 7 है, तो काफी करीबियां हो गई। जी, तो शुक्र की रश्मियों को यह अवशोषित कर लेंगे राहु। तो जब शुक्र की रश्मियों को अवशोषित कर लिए तो ग्रहण दोष बना। परंतु अब यह राहु शुक्र को देख रहे हैं, काफी दूर हो गया, 30, 60, 30, 90 अंशों से भी दूरी पर है जी, 90, 94 अंश की दूरी पर है। तो फिर यह रश्मियां अवशोषित कैसे कर पाएंगे? यह अवशोषित नहीं कर पाएंगे, ये अपनी तरंगों से इन्हें देख रहे हैं, तो ये प्रभावित करेंगे जी। राहु का काम भ्रम का है, यह भ्रमित करने का प्रयास करेंगे जी। तभी तो पंचम से पंचम होने के कारण यहाँ नवमांश में भी नीच के हो गए शुक्रदेव, और यहाँ पंचम नवम भाव में पंचम से पंचम बैठ गए थे, इस भाव को भी भ्रमित कर दिया जी जी जी। अगर इनकी युति हो जाती तो मतलब ज्यादा नुकसान देता, लेकिन मतलब दृष्टि है तो इतना नुकसान नहीं देगा, मतलब कैसे कह सकते हैं। अगर इनकी 7वीं दृष्टि पड़े, शुक्रदेव यहाँ पर होते तो भी ग्रहण योग, फिर यह केतु से युक्त हो गए। राहु देख रहा है लेकिन केतु से युक्त हो गए, केतु भी तो वही काम करता है, वही काम करता हूँ, केतु भी तो अशोषित करता है, तब जाके ग्रहण दोष। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे तो आपके एक प्रश्न के उत्तर मिल गए ना जी जी। एक ऐसे प्रश्न भी आ गए
जो आपने नहीं किया, लेकिन इसी से संदर्भित प्रश्न है। जी। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें हम्म, कि कोई भी दो ग्रह जिसका अंशात्मक मान काफी करीब हो, हम्म, अब यहाँ पे किसी भी ग्रह का अंशात्मक मान करीब नहीं है। एक का 3 है, 11 है, 7 है, 19 है, 29 है। हाँ, अब यह मंगल एवं शुक्र का अंशात्मक मान काफी करीब है। जी। तो मंगल एवं शुक्र में अदृश्य संबंध बन जाता है। बिल्कुल, ये आपने बताया था पहले भी। और यह सूत्र हमने पहले बताया था, आपका यही दृष्टियों से संबंधित बातें थी, तो पुनरावृत्ति हो गई, अच्छी बात है। तो जी। इस सूत्र को लगाकर देखकर आपने कभी फलादेश में उपयोग किया है इसको? गुरुजी ईमानदारी से तो नहीं किया मैंने कभी ऐसे इस्तेमाल, ईमानदारी से कहूँ तो। करना चाहिए जी। अब आप लोग देखें कि यहाँ पर मंगल शुक्र का परस्पर युति भी कह सकते हैं, परस्पर संबंध भी हो गया, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब देखा जाए राहु के अंशात्मक मान आपके कुंडली में कितना है, और वह किस, हाँ, और दूसरा किसी ग्रह का अंशात्मक मान राहु के समकक्ष है या नहीं है। बराबर में लगभग 1-2 अंशों का अंतर चलेगा। ऐसा है? कुछ किसी भी सदस्य की कुंडली में हो तो बोले। हमें भाव की जानकारी ना चाहिए कि किस भाव में है, सिर्फ अंशात्मक मान की खोज करो, फिर स्पष्ट हो जाएगा। राहु 5 डिग्री है और सूर्य 3 डिग्री, चंद्र 2 डिग्री। अच्छा, तो यह भी उतना नहीं हो पाया, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हुआ। राहु सूर्य को नहीं देख रहा है ना? नहीं नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी 5वें घर बाद सूर्य से। क्या? सूर्य से 5वें घर बाद है राहु। तब तो फिर तब तो राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ गई। जी। जी हाँ, पड़ गई। तो पड़ गया तब फिर तो यह सूत्र भी लगा, लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि हाँ ये तो राहु की दृष्टि है इसलिए यह प्रभाव दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि राहु या केतु दोनों के अंशात्मक मान एक ही रहते हैं, उतना ही अंशात्मक मान किसी अन्य ग्रह का हो और राहु या केतु के द्वारा न देखे जाते हों। अगर मान लीजिए कि बुध का ही अंशात्मक मान 8 है और राहु का भी 8 या 9 है, और राहु के द्वारा बुध नहीं देखा जा रहा है, तो क्या सीखने सिखाने में राहु का गुण धर्म व्यक्ति में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो आप देखेंगे, अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि सीखने सिखाने में या बुद्धदेव के गुण धर्मों में राहु का प्राथमिकता कुछ है। जी। हमारे कहने का मतलब है यहाँ सूर्य से ज्यादा नजदीक है, तो फिर किस तरह के आ सकते हैं राहु के अब गुण वह धर्म? राहु अपना प्रभाव सूर्य को दिया, अब देख भी रहा है तो थोड़ा भ्रमित किया। यानी कि राहु के जो भी कारक तो बनते हैं, यानी कि पद प्रतिष्ठा हुआ या उन्नति की बातें हुई, तो अंतिम क्षणों में जाके व्यक्ति को थोड़ा भ्रम की स्थिति होना, या पाते पाते छूट जाना, या एकाएक मिल जाना। जी। मेरे इसमें है गुरुजी, यहाँ पे बुध और शुक्र बहुत ही कम फर्क है अंशों में, और दोनों में से किसी को भी राहु और केतु नहीं देख रहा है। मेरा शुक्र जो है 28 डिग्री पे है, और सैटर्न जो है वो है मेरा 29 डिग्री पे। सिर्फ मतलब कुछ मिनट्स का भी है, सिर्फ 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री से कम का अंतर है, और दोनों में से किसी को भी राहु केतु नहीं देख रहा। बात यहाँ पर राहु केतु की नहीं है, विषय वस्तु आप लोग नहीं समझ पाए। हमारे कहने का मतलब यदि किसी दो ग्रहों का अंशात्मक मान काफी करीब हो तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, चाहे वो उनकी युति हो नहीं हो, दृष्टि हो नहीं हो। अब आपने कहा शुक्र एवं और किस ग्रह का कहा? सैटर्न का, वीनस और सैटर्न में 1 डिग्री से भी कम का फर्क है। नहीं समझ पाए। शुक्र मैं शनि वही कह रही हूँ, शनि और शुक्र का। जी। हाँ, शनि सैटर्न और एवं वीनस का
दोनों हाँ। में फर्क 1 डिग्री से भी कम है अंशात्मक मान। चलिए ठीक है, हम भी अब सभी ग्रहों का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे सॉरी, शनि हमने और शुक्र, सॉरी शनि और शुक्र, मैं हिंदी में बोलती हूँ। शनि और शुक्र में 1 डिग्री से भी कम अंशात्मक मान का डिफरेंस है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, अब दोनों की युति तो नहीं है ना, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, परस्पर दृष्टि भी नहीं है। परस्पर नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि शुक्र पर है, परस्पर नहीं है लेकिन। परस्पर ही की मैं बात कर रहा हूँ, परस्पर नहीं है ना। नहीं, परस्पर नहीं है। नहीं, तो फिर भी अब यह शुक्र देव और शनि देव की आपस में एक दूसरे के यह पूरक हो गए। अब शनि शुक्र को देख रहा है तो शनि अपने गुणों को शुक्र को देगा, लेकिन शुक्र शनि को नहीं देख रहा है, शुक्र शनि को नहीं देख रहा है, मैंने आपके कथनानुसार नहीं देख रहा ना। नहीं नहीं नहीं, शुक्र शनि देव को नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं, बातें स्पष्ट हो गई। जी 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 गुरुजी। अब यहाँ पर मैं कहना, जो मैंने सूत्र कहा उस सूत्र को आप सभी समझें। परिचर्चा होनी चाहिए, कभी कभी सकारात्मक, ऐसे परिचर्चा को सकारात्मक परिचर्चा कहे जाते हैं। तो शनि का कर्तव्य, शनि का काम क्या है? शनि मेहनत करवाना। हाँ, मेहनत है, कर्म के कारक मुख्य रूप से माने जाते हैं। शनि कर्म के कारक है, और शुक्र क्या है? शुभ ग्रह है। जी जी जी। शनि को और कोई ग्रह, देवगुरु बृहस्पति इत्यादि नहीं देख रहे हैं ना। देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ ही बैठे हैं। चलिए ठीक है, जो भी हो। तो देवगुरु बृहस्पति का अलग गुण है, शुक्र का अलग गुण है। हम लोग शुक्र के गुण पर परिचर्चा कर लेते हैं। तो शुक्र का गुण है, शुक्र का गुण है मुख्य रूप से सही मायने से निचोड़ निकालना। सही मायने से निचोड़ निकालना। निचोड़ निकालना। तो यह जिस व्यक्ति की कुंडली होगी, अपने कार्यों के सिलसिले में जो भी काम करता होगा, कम ही देर में मूल ऑफ पॉइंट तक पहुंच जाता होगा। हाँ, या मूल ऑफ पॉइंट के नजदीक में पहुंचने का काम करता होगा। हाँ वो है। तो हम लोग भी तो क्लास में यही पढ़े हैं ना कि देवगुरु बृहस्पति विवेचना के कारक होते हैं, शुक्रदेव निचोड़ निकालने वाले ग्रह होते हैं, बुध देव गुणागणित एवं सीखने के कारक होते हैं। कितना अधिक सीखे विश्लेषण के रूप में, एज ए प्रोफेसर के तरह वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और वैज्ञानिक की तरह निचोड़ निकाल लेना शुक्रदेव है। तो शनि कार्यों के कारक हो गए, शुक्रदेव का अदृश्य दृष्टि पड़ी। अब देवगुरु बृहस्पति का हुआ तो खूब सलीके से, खूब बढ़िया से, पूरा ऐसे ढंग से काम करेंगे कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि हमारे कार्यों में किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकायत ना हो, उलाहना ना निकाल हाँ, दे। बात सही है गुरुजी। यह देवगुरु बृहस्पति का काम हो गया। हम ऐसे ढंग से काम करेंगे, जैसे अगर हम पेपर वर्क ही कर रहे हैं तो ऐसे ढंग से हम पेपर लिखेंगे कि उसमें कोई व्यक्ति दोबारा कलम न चलाए। यह देवगुरु बृहस्पति का काम हुआ। और बहुत जल्दी कम शब्दों में ही, यानी कि ज्यादा व्याख्या ना करके कम शब्दों में ही हम अपने भाव को पूरा स्पष्ट कर दें। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से विद्यार्थी 1 पन्ने के बजाय में 6 पन्ने लिख दिया, लेकिन पूर्णतः पूरा आशय स्पष्ट नहीं हुआ। बहुत से विद्यार्थी आधे पेज में या 1 पेज ही लिखते हैं और पूरा आशय स्पष्ट कर देते हैं। ऐसा भी होता है ना? बिल्कुल गुरुजी। तो कम समयों में, कम देर में, कम जगहों में आशय स्पष्ट कर देना शुक्र का काम है। और कुछ भी ना छूटे, इसके लिए देवगुरु बृहस्पति हैं। और सीखने के प्रति जिज्ञासा, जल्दी सीख ले, यह बुध देव का काम है। तो तीनों ग्रहों का अलग अलग हो गया। और अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि यदि 2 ग्रहों का अंशात्मक मान लगभग समान हो तो दोनों के अप्रत्यक्ष संबंध बन जाते हैं, जो यहाँ पर स्पष्ट अभी हुआ या नहीं हुआ? लागू हो रहा है जी। अबीर जी बोला जाए। आप ही का प्रश्न था ना अबीर जी? कुछ टेक्निकल इशू होगा सर। अच्छा, चलिए जाने दीजिए। तो अब हम लोग तो यहाँ तक पढ़े, अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। बाद केस के बारे में तो हम लोगों ने समझा।
इसके बाद में उपचय स्थान। उपचय स्थान की बहुत बड़ा अपना महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उपचय स्थान का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। यह उन्नति एवं विस्तार करते हैं। यह क्या देते हैं? उन्नति एवं विस्तार। अधिक उपचय भावों में ग्रहों का बैठना सदैव लाभकारी होता है। उपचय भाव में अधिकांशतः ग्रहों का बैठना ज्यादा लाभकारी है, खास करके यदि पापग्रह हो तो और अच्छी बात है। यह उपचय भाव जो होते हैं यह समृद्धि में या हमारे कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। अगर उपचय भावों में शुभग्रह होते हैं, यदि उपचय भाव में अगर शुभग्रह हैं तो आप लोग पाते होंगे कि सरलता से आय की स्थिति बनती है या नौकरी की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। यदि उपचय भावों में पापग्रह होते हैं तो सफलता में थोड़ी, ऐसी तो बात नहीं कि सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है, परंतु परिश्रम थोड़ा ज्यादा। अब बात यहाँ पर जो आई तो अगर धन कमाने की बात है तो अब किस क्षेत्र में धन कमाएंगे यह अलग बात है। उसके लिए दशम भाव देखा जाएगा, क्या क्या देखा जाएगा। अब विषय वस्तु हम लोगों की वो नहीं है। विषय वस्तु हम लोगों का यह है कि फलादेश कैसे करें, क्योंकि नियम क्या क्या रखें। मूल त्रिकोण राशियों का भी अपना एक अलग महत्व है। मूल त्रिकोण राशि का भी अपना एक अलग महत्व है। जिस ग्रह का विचार किया जाए, अभी यहाँ पर जो पंचम भाव का विचार हो रहा था तो पंचम भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं, इनके मूल त्रिकोण राशि का विचार किया जाना चाहिए। मूल त्रिकोण राशि क्या शुभ भाव में है? सभी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि आप सबको मालूम है। जैसे कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि 2 है, मंगल का मूल त्रिकोण राशि 1 है, चंद्रमा मंगल और सूर्य की मूल त्रिकोण राशि 5 है, शनि की मूल त्रिकोण राशि 11 है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि 7 है, देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि 9 है, बुध की मूल त्रिकोण राशि 6 है। तो जिस भाव का विचार करें उस या जिस ग्रह का विचार करें उनके मूल त्रिकोण राशि को जरूर देखें कि वो कहाँ है, क्या शुभ भाव में है। यदि शुभ भाव में होता है तो अच्छी बात है। यदि मूल त्रिकोण राशि शुभ भाव में नहीं होता तो उतना अच्छा फल नहीं देता। एक दूसरी बातें कि जिस ग्रह का विचार, जैसे कि यही पंचमेश का हम लोग विचार कर रहे हैं, क्या शुभ फल दे रहा है या शुभ फल दे रहा है, तो अपने भाव से चौथे है यहाँ के लिए इस नियम के आधार पे ठीक है, परंतु लग्न से 8 में है, अशुभ हो गया। एक कायदे से अच्छा हुआ, दूसरा कायदे से अशुभ हो गया। तीसरा, तो क्या अपने मूल त्रिकोण राशि से अपने शुभ भाव में बैठे हुए हैं? तो मूल त्रिकोण राशि से शुभ भाव नहीं है। शुभ भाव सिर्फ केंद्र एवं त्रिकोण को कहा जाता है। लाभ भाव अच्छा है, परंतु यह अब लाभ भाव यहाँ का हो गया। अपने मूल त्रिकोण राशि से 11वें है, तो 11वें जिस भाव का है उस भाव के लिए अच्छा फल हुआ। यह लाभ भाव में बैठा है तो किस भाव के लाभ भाव में बैठा है? दशम भाव, कर्म भाव। लेकिन मूल त्रिकोण राशि से 11वें भाव में तो है, केंद्र त्रिकोण में तो नहीं है ना जी। लेकिन अगर 11वां भाव भी है तो खराब नहीं है। 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह, कोई भी ग्रह बुरे फल नहीं देते हैं, ऐसा हम लोगों ने कहा। लेकिन अगर मूल त्रिकोण राशि से यदि शुभ भाव में कोई ग्रह होता है तो अच्छा फल
देता है। यहाँ 11वां है इसलिए बराबर कर दिया, 11वां है तो बराबर कर दिया, यानी कि सामान्य कर दिए ना। तो जी। यह भी चाहिए, तो यह मिश्रित हो गया, यानी कि न हाँ न न, यानी कि बीच वाली बात हो गया, एक कट गया एक ये हो गया। यानी कि मंगल फिर अपने भाव से अगर चौथे भी है, लग्न से 8वें हो गए, तो एक तरह से शुभ हो गए, दूसरे तरफ से अशुभ हो गए, तीसरे तरह से सामान्य हो गए। तो सामान्य हो जाता ही हुआ, उतना बुरा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी यह तो शनि से युक्त हो गए, गड़बड़ हो गया, अस्त के करीब में है, यह भी गड़बड़ हो गया। सभी प्रकार से गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसको भी साथ ही अब इसके बाद में हम लोगों को योग पढ़ना चाहिए कुछ। जब भी हम कुंडली का फलादेश करें तो एक जो सामान्य योग होते हैं उसके बारे में हम सबों को जानकारी अवश्य होनी चाहिए, उसके बारे में हम सबों को अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। वह कौन से योग? तो सबसे पहले महायोग, हम महायोग ही कहते हैं, हमारे बाबा भी इस योग को महायोग ही कहते थे। अब यह महायोग है। महायोग कई प्रकार के होते हैं, महायोग कई प्रकार। अब वह कौन कौन से होंगे? तो शुभ भाव कौन कौन से? तो शुभ भाव में लग्न भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव एवं 10वां भाव। इन भावों के किसी भी भाव के स्वामी का किसी भी भाव के स्वामी के साथ परस्पर संबंध यदि हो तो महायोग होता है। दूसरा एक धन योग भी होता है। धन योग में भी यही सब भाव होते हैं, सब भाव यही होते हैं, परंतु इसमें 2 भाव और बढ़ जाते हैं, प्रथम, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां धन योग हुआ। प्रश्न किस प्रकार का है? यह महायोग जीवन के हर क्षेत्रों में प्रभावी होता है, लेकिन धन योग केवल आय से संबंधित चीज। तो क्या युति को परस्पर संबंध मान सकते हैं? क्या युति को हम परस्पर संबंध में मान सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। युति हो या परस्पर एक दूसरे को देख रहे हों, या एक दूसरे की राशि में हो, या एक दूसरे के नवमांश में हो, क्योंकि नवमांश से ग्रहों का स्वभाव पता चलता है। नवमांश से ग्रहों का स्वभाव पता चलता है। और यदि जिस वर्ग कुंडली का प्रश्न हो, जिस वर्ग कुंडली से संबंधित प्रश्न हो, यदि उस वर्ग कुंडली में भी ग्रहों में युति हो या परस्पर संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, भाव परिवर्तन हो, तो भी वह संबंध माना जाता है और फल भी देते हैं। माना जाता नहीं, फल भी देते हैं, भले वह लग्न कुंडली में योग बन रहे हो या नहीं बन रहे। नहीं। 2 बातें आ जाती है। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी कोई चीज ऐसा होता है जो दिखता नहीं है परंतु हो जाता है, दिखता नहीं है परंतु हो जाता है। और बहुत सी बातें ऐसी होती है कि दिखता है परंतु नहीं होता। अब जैसे विवाह की ही बात ले ले, विवाह के लिए ढेर सारे रिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की स्वीकृति हो रही है, लेकिन बात अंतिम पायदान तक नहीं जाता। एक रिश्ते टूटे फिर दूसरा करो भाई, लेकिन नहीं हो पाता। और बहुत सी बातें कभी कभी ऐसी होती है किसी व्यक्तियों की कि लगता नहीं है कि शादी होगा कि नहीं होगा, इधर चर्चा भी नहीं शुरू हुआ, कोई आया गया नहीं, और इधर खटाखट एकाएक शादी के रिश्ते बने, सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला कि कब कैसे क्या हो गया। ऐसी भी स्थितियां होती है कि नहीं होती है? जी।
इन दोनों स्थितियों में हम ऐसे कहेंगे कि लग्न कुंडली में विवाह के योग नहीं बन रहे थे, परंतु नवमांश कुंडली में प्रबल योग विवाह के सुगमता पूर्वक सरलता पूर्वक विवाह होने के प्रबल योग बन रहे थे। इसलिए यह हुआ। अगर वहीं लग्न कुंडली में योग बन रहे हैं परंतु नवमांश कुंडली में योग बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं, तो लगेगा कि अब विवाह हो जाएगा, रिश्ते आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, शादी हो जाएगी। लेकिन नवमांश कुंडली में बिल्कुल सब खराब हो गया वही, तो फिर रिश्ता बनते बनते टूटेगा। और यदि दोनों ही लग्न कुंडली एवं वर कुंडली में दोनों में ही योग बन रहे हो तो अति उत्तम हो गया। तो इसके बाद भी हम लोगों ने महायोग पढ़ा, हम लोगों ने धन योग पढ़ा, विपरीत योग भी पढ़ना चाहिए हम सबको। विपरीत राजयोग 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामियों का आपस में राशि परिवर्तन या युति या स्वराशि को ही बैठ जाना, यानी कि भाव के स्वामी का स्वयं बढ़ जाना, विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग पर भी है कि यदि विपरीत राजयोग बन रहा हो और किसी भी शुभ भाव के स्वामी से वह युत या दृष्ट हो जाता है तो विपरीत राजयोग प्रभावी नहीं होता। नहीं। महायोग या राजयोग तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का संबंध यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया ना। गुरुजी एक धन योग छोटा सा पूछना था, विपरीत राजयोग का मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आपने बोला 12वें 6ठे 8वें का आपस में अगर संबंध बनाए या अगर अपनी राशि में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग है, लेकिन फिर आपने बोला अगर कोई शुभ मतलब ग्रह उनको देख रहा हो तो विपरीत राजयोग नहीं होगा, मतलब विपरीतता खत्म हो जाएगी या राजयोग का असर ही खत्म हो जाएगा? क्योंकि विपरीत राजयोग का मतलब तो होता है ना विपरीत परिस्थितियों में होने से राजयोग को पाना, तो क्या ये पूरा राजयोग ही खत्म हो जाएगा? मैं ये नहीं समझ पाई। हाँ जी, वह राजयोग खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब यहीं पे देखा जाए शनिदेव अच्छा, यहाँ पर स्वराशि के बैठ गए, विपरीत राजयोग बना, परंतु मंगल देव 10म भाव के स्वामी हैं, उससे युत हो गया, उससे युत हो गया, इसलिए यह विपरीत राजयोग भंग हो गया। भंग हो गया, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब सामान्य फल शनिदेव का है जो हमें मिलेगा। जो गुरु भी उनको एस्पेक्ट कर रहे हैं तो मतलब दृष्टि दे रहे हैं, तो फिर विपरीत राजयोग तो पूरा ही खत्म कर दिया इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, ये 9म भाव की भी तो स्वामी है ना। जी जी जी। विपरीत राजयोग समाप्त होगा, जितना मेहनत करेगा उतना ही पाएगा। गुरुजी मूल त्रिकोण राशि यदि केंद्र में आ रही है तो भी विपरीत राजयोग मानेंगे? अगर यहीं पे 10 यहाँ पे 10 हो जाए और यहाँ 11 हो जाए और शनिदेव यहाँ बढ़ जाए तो ना, आपका प्रश्न यही है ना या कुछ दूसरा है? यही है कि मूल त्रिकोण राशि यदि केंद्र में आ रही है और फिर विपरीत राजयोग बन रहा है। हाँ, तो यह विपरीत राजयोग प्रभावी है, प्रभावी होगा, प्रभावी होगा। लेकिन यह 6ठे भाव में बैठेंगे तभी प्रभावी होगा। अगर यह किसी 8वें या 12वें में बैठेंगे तो प्रभावी नहीं होगा, फिर मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता हो जाएगी। लेकिन 6ठे भाव नहीं स्वराशि के हैं तो फिर यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही घरों के मालिक है। जिस घर में बैठेगा वहीं का फल ज्यादा होगा। सर 6, 8, 12 के प्रवेशों पर भी ये नियम लगेगा? अगर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, अगर शनिदेव यहाँ पर बैठ जाएंगे तो विपरीत राजयोग हुआ। लेकिन शनिदेव फिर अगर 6ठे भाव में बैठ जाते हैं, यहाँ पर बैठेगा, विपरीत राजयोग नहीं हुआ, तो अब यह लग्नेश माने जाएंगे। स्पष्ट हुई बातें? जी जी। या यदि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 था तो यह मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर हो गई,
तब भी विपरीत राजयोग बना। और यदि 11 नंबर की राशि है, शनि यहाँ भी होंगे तब भी विपरीत राजयोग हुआ, 11 यहाँ पर हुए तब भी, बोले 11 यहाँ पर है और शनिदेव यहाँ होंगे तभी विपरीत राजयोग बना। क्योंकि जब अपनी राशि में नहीं होंगे, किसी दूसरे राशि में होंगे तो मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता होगी। अब इसके बाद में नीच भंग राजयोग। हाँ जी, एक सवाल है कि इनके जो भावेश होंगे उनके साथ भी ये सब नियम लगेगा? इनके भावेश मतलब 6, 8, 12 के? हाँ जी, 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी यदि अपने ही भाव में हो या इन्हीं 6ठे 8वें 12वें में कहीं हो तो विपरीत राजयोग बनेगा। बनेगा, परंतु वे शुभ भाव के स्वामियों से युक्त या दृष्ट न हो। ठीक है अब स्पष्ट हो गया? जी। जी। तो अब कल की कक्षा में हम लोग योग से संबंधित इसी प्रकार के ढेर सारे योग पर हम लोग 1-2 क्लास करेंगे। 2 क्लास में हम लोग जहां मुझे एक तक बात और, आपने पूछा शुभ भाव के क्या क्या कहते हैं उसको, लॉर्ड को, हाँ, जो उनके स्वामी हैं उनसे दृष्ट ना हो, लेकिन अगर वो लग्नेश से दृष्ट हो तो क्या भी तब भी विपरीत राजयोग खत्म हो जाएगा? विपरीत राजयोग खत्म हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, एक और चीज, जब आपने एक चीज बोली थी, कोई भी ग्रह अपने से मूल त्रिकोण में अच्छे जगह बैठा हो, 5, 9, 1, 4, 7, 10 तो अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण से 6ठे या 8वें में बैठ जाए तो उसका फलादेश आप कैसे करोगे? तब तो फिर गड़बड़ हो गया ना। गड़बड़ करेगा, ठीक है। चलिए चंदन जी बोला जाए। सवाल थे तो इसी पे सवाल हो गया गुरुजी की कि